हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक प्राइमरी स्कूल से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल की हेडमिस्ट्रेस छात्राओं से बॉडी मसाज करवाती हुई वीडियो में दिखाई दी। यह मामला तब सामने आया जब कक्षा के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनी छोटी छोटी छात्राएं जमीन पर बैठकर शिक्षिका के हाथ पैर दबा रही हैं, जबकि उसी समय पढ़ाई होनी चाहिए थी। इस दृश्य ने लोगों को हैरान और नाराज दोनों कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह स्कूल जिला मुख्यालय KBRC परिसर में संचालित काउंसिल का प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। वीडियो में एक और बात सामने आई कि हेडमिस्ट्रेस के कपड़े दो अलग अलग समय के दिख रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह घटना एक बार की नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई हो सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार को गलत बताया है। फिलहाल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद संबंधित शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक और केरल में गर्मी शुरू होने से पहले ही पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ने की खबर सामने आई है, जिससे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाल के दिनों में इन इलाकों में सूरज की पराबैंगनी किरणों की तीव्रता सामान्य स्तर से ज्यादा दर्ज की जा रही है, जो त्वचा और आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम और पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो लोगों में सनबर्न, त्वचा संबंधी रोग और आंखों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले इस तरह का उच्च UV स्तर असामान्य माना जाता है और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण में बदलाव को एक कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप में ज्यादा देर तक बाहर न रहें और बाहर निकलते समय टोपी, चश्मा और सनस्क्रीन जैसी सुरक्षा का इस्तेमाल करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर तापमान और बढ़ता है तो इस तरह की किरणों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जहां ज्यादा बिल वसूले जाने की शिकायतों के बाद बिजली उपभोक्ताओं को करीब 127 करोड़ रुपए वापस करने की तैयारी की गई है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि कई उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में तकनीकी गड़बड़ी या बिलिंग त्रुटि के कारण अधिक राशि वसूल ली गई थी। इस मामले की जांच के बाद बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि जिन उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसा लिया गया है उन्हें रिफंड दिया जाए। बताया जा रहा है कि यह रकम प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को समायोजन या सीधे भुगतान के रूप में लौटाई जाएगी। पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर की रीडिंग और बिलिंग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद विभाग ने जांच कराई। अब सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की आर्थिक गलती नहीं होने दी जाएगी और आगे मीटरिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब एक पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी CO अचानक सिंघम स्टाइल में मौके पर पहुंचे और किसान नेता को सख्त चेतावनी दे दी। दरअसल पुलिस और किसानों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनके किसी भी सिपाही का अपमान हुआ तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया था और दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। ऐसे में CO ने सख्त रुख अपनाते हुए किसान नेता को समझाया कि आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली से सटे नोएडा में अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी कार और बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए उमड़ पड़े। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की खबर फैलने के बाद लोगों ने एहतियात के तौर पर पहले ही टैंक फुल करवाना शुरू कर दिया। कई पेट्रोल पंपों पर देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और कर्मचारियों को लगातार ग्राहकों को संभालना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही कीमत बढ़ने की चर्चा सामने आई, वैसे ही लोग जल्दी जल्दी ईंधन भरवाने निकल पड़े। हालांकि आधिकारिक तौर पर कीमत बढ़ने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अफवाह और आशंका के कारण अचानक मांग बढ़ गई। स्थिति यह हो गई कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक जाम जैसा माहौल बन गया और पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सांसद प्रिया सरोज ने सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन ये ट्रेन कुछ ही दूरी पर जाकर जलालगंज स्टेशन के पास अचानक रुक गई। बताया जा रहा है कि उद्घाटन के बाद ट्रेन तकनीकी कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच थोड़ी देर के लिए भ्रम की स्थिति बन गई। इस ट्रेन को क्षेत्र के यात्रियों को तेज और बेहतर रेल सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था,
ताकि रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सके। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के रुकने की वजह तकनीकी जांच से जुड़ी एक प्रक्रिया थी, जिसे पूरा करने के बाद आगे संचालन सामान्य कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद रेलवे स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी। अधिकारियों का कहना है कि इस नई शटल सेवा से जौनपुर और आसपास के इलाकों के यात्रियों को भविष्य में बेहतर और तेज रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। और वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने मानवीय मदद का उदाहरण पेश करते हुए ईरान के एक जहाज को सुरक्षित सहारा दिया है। ईरान का कार्गो जहाज IRIS लावन समुद्री मार्ग में तकनीकी परेशानी का सामना कर रहा था, जिसके बाद उसे केरल के कोची बंदरगाह पर लाया गया। बताया जा रहा है कि जहाज में मौजूद चालक दल को सुरक्षित रखने और तकनीकी सहायता देने के लिए भारतीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। पश्चिम एशिया में हाल के दिनों में बढ़ते सैन्य और राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत की ओर से दी गई यह मदद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। भारतीय समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने जहाज की जांच और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि वह आगे की यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी कर सके। और एक और बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, जो कुछ वर्षों से लागू है। हर साल महंगाई दर के आधार पर महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की आय में थोड़ा सुधार होता है। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है कि महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की जाएगी और आगे 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार किसानों को बढ़ी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने वाला है। सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खरीद प्रक्रिया शुरू होते ही कई किसान अपने गेहूं को मंडियों और खरीद केंद्रों पर लेकर पहुंचने लगे हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर कुछ जगहों पर देरी की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले वर्षों में भी खरीद केंद्रों पर पंजीकरण, तौल और भुगतान को लेकर किसानों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों, देश में LPG गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े नियमों में अब बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को नया नियम समझना जरूरी हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस बुकिंग की प्रक्रिया को और व्यवस्थित करने के लिए 21 दिन का नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत एक उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के बाद तय समय अंतराल पूरा होने पर ही अगली गैस बुकिंग कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक या गलत बुकिंग की समस्या कम होगी। देश में करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं और बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से सिलेंडर बुक करते हैं। इसलिए मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नए नियमों को ध्यान में रखकर ही गैस बुकिंग करें, ताकि डिलीवरी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनट बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई और केबिन के अंदर धुआं भरने लगा। स्थिति को गंभीर देखते हुए पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और हेलीकॉप्टर को अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार दिया। बताया जा रहा है कि यह उड़ान ला मार्टिनियर ग्राउंड से शुरू हुई थी और कुछ ही दूरी पर तकनीकी समस्या सामने आ गई। पायलट की सूझबूझ और समय रहते लिए गए फैसले से बड़ा हादसा टल गया और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हेलीकॉप्टर की जांच में जुट गई है, ताकि खराबी की असली वजह का पता लगाया जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इस योजना से पढ़ाई करने वाले 6 छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार इन छात्रों ने 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में देश की शीर्ष 1000 रैंक में जगह बनाई है। ये कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त तैयारी का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लखनऊ के भागीदारी भवन में संचालित इस योजना के तहत छात्रों को आवास, पुस्तकालय, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और मॉक इंटरव्यू जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। बताया जा रहा है कि इस बार 2 छात्रों ने रेसिडेंशियल कोचिंग से और 4 छात्रों ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से तैयारी की थी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना को और मजबूत बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सिविल सेवा में अवसर मिल सके। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास और उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देना है, ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक कौशल, मशीन संचालन और नई तकनीक से जुड़ी ट्रेनिंग शामिल है।
सरकार का मानना है कि यदि युवाओं को सही कौशल दिया जाए तो वे रोजगार तलाशने के बजाय खुद भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। प्रदेश में पहले भी कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनसे हजारों युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। अब उद्योगों के साथ साझेदारी करके इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि रोजगार के नए अवसर तैयार हो सके। और वहीं लखनऊ में एक धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है और इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंक दिया। बताया जा रहा है कि यह विरोध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सामने आया। घटना के बाद कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है और कई नेताओं ने बयान देकर प्रतिक्रिया दी है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है और मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है और दिन तथा रात के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा था, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन नए मौसम सिस्टम के सक्रिय होने से कुछ समय के लिए मौसम सुहावना हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए यात्रा और खेती से जुड़े कामों में सावधानी बरतें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर एक बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक के दौरान लिया गया, जिसका उद्देश्य मथुरा, वृंदावन और आसपास के धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करना है। सरकार की योजना है कि ब्रज क्षेत्र को अयोध्या की तरह धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इन परियोजनाओं में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बेहतर सड़कें, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करने जैसे कई काम शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही मथुरा और वृंदावन के बीच कनेक्टिविटी सुधारने और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण के मुद्दे को लेकर वाराणसी से लखनऊ तक एक बड़ी पदयात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा को गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध नाम दिया गया है और इसका उद्देश्य गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने तथा गो हत्या पर सख्त कानून की मांग उठाना बताया गया है। यात्रा वाराणसी से शुरू होकर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर जैसे जिलों से गुजरते हुए लखनऊ पहुंचेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कानून होना चाहिए। इस यात्रा के दौरान कई जगह सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां संत समाज और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा का समापन 11 मार्च को लखनऊ में एक बड़ी सभा के साथ किया जाएगा, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में सरकार और पार्टी के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने और विकास योजनाओं की गति बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन बैठकों का असर जल्द ही संगठनात्मक ढांचे और प्रशासनिक कामकाज में बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय से नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आती है। पार्टी नेतृत्व का भी मानना है कि कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तालमेल मजबूत होना जरूरी है, ताकि जनता तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच सके। इसी वजह से प्रदेश में समय समय पर ऐसी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक कामकाज को लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के अनुसार लखनऊ समेत करीब 10 जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। इसी को लेकर मंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और कार्यप्रणाली को सुधारने के निर्देश दिए। सरकार की कोशिश है कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। पिछले कुछ समय से प्रदेश में विभागीय कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक नई योजना सामने आई है। राज्य सरकार ने यहां जापान सिटी और सिंगापुर सिटी विकसित करने के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि प्रस्तावित की है।
इस परियोजना का उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना और आधुनिक शहरी ढांचा तैयार करना बताया जा रहा है। योजना के तहत उच्च तकनीक उद्योग, आधुनिक आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक केंद्र और वैश्विक स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह योजना सफल होती है तो नोएडा देश के सबसे आधुनिक और वैश्विक शहरों में शामिल हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अब गौशालाओं को बायोगैस उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के लिए सरकार ने IIT खड़गपुर की तकनीकी मदद लेने का फैसला किया है ताकि आधुनिक तकनीक से ऊर्जा उत्पादन किया जा सके। गौशालाओं में मौजूद गोबर और जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस और जैविक खाद तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे गौशालाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां हजारों निराश्रित पशुओं की देखभाल की जाती है। यदि यह योजना सफल होती है तो इससे ऊर्जा, पर्यावरण और पशु संरक्षण तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष खबर पर और अधिक जानकारी ढूंढूं या इसका सारांश तैयार करूं?